उनकी खुद की बेटियां जो है उनकी सुबह और रात जो है वो पब क्लब डिस्को में होती है, 2-2 लाख के शैंपेन के बोतल्स खोलती हैं, रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं कि ना पहनने के बराबर हो, और ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम के रील्स बनाती हैं कि बेचारी सनी लियोनी और नूरा फतेही भी फेल हो जाए। मुसलमान मोदी जी को उस दिन माला पहनाएंगे, उनको खजूर खिलाएंगे, उस दिन एक्सेप्ट करेंगे जिस दिन मोदी जी बोलेंगे नासिर खान तुम बलात्कार करो। मैं तो चाहती थी कि एक नोटिस भेजे नोट की जगह और कहे भारत के प्रधानमंत्री को कि अपने देश की मुख्यमंत्री के जुबान पर लगाम लगाइए। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। हम कश्मीर को लेकर अलगाववादियों के नज़रिए की बात करते हैं, पाकिस्तानी पिट्ठुओं की बात करते हैं, हम खालिस्तान के नाम पर नफरत फैलाने वालों की बात करते हैं, उन्हें शह देने वालों की बात करते हैं, हम नक्सलियों की बात करते हैं, हिंसा फैलाने वालों की बात करते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से एक सरकार जिसे जनता ने चुना है वो किस जुआ में, किसकी जुआ में क्या बात कर रही है, उसकी बात उसी तरह नहीं करते जिस तरह कश्मीर और पंजाब के अलगाववाद और खतरों की करते हैं। जबकि ये मामला उससे भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ की सरकार कुछ वैसे ही बोली बोल रही है। हम बात कर रहे हैं बंगाल और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। बंगाल और ममता बनर्जी को लेकर हम जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बंगाल बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नाजिया इलाही खान। नाजिया को आपने मजहबी कट्टरता के खिलाफ आग उगलते देखा होगा, तो सीरियस पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पर उन्हें संजीदगी से भी बात करते पाया होगा। नाजिया जी, कर्तव्य पथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले बात करते हैं, क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान से अलग एक देश मानती हैं और खुद को इसका प्रधानमंत्री? इस सवाल की वजह है बीते दिनों शहीदी दिवस की रैली में ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा वो बेहद गंभीर है। नाजिया, मैं उन्हें कोट करता हूं, मैं चाहती हूं कि बंगाल के भारत से अच्छे संबंध हो। क्या है इस बयान के मायने? देखिए, पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, और अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसमें वो सुप्रीमो भी हैं, जिसमें वो माइनॉरिटी अफेयर के मंत्री भी हैं, जिसमें वो मुख्यमंत्री भी हैं, जिसमें वो पुलिस मंत्री भी हैं। उन्होंने हमेशा, और पश्चिम बंगाल में हमेशा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है। एक क्रिमिनल पॉलिटिक्स का जो एक नेचर रहा है, एक बिहेवियर रहा है, वो कांग्रेस से लेकर के तृणमूल कांग्रेस तक चला आ रहा है। हम विधान चंद्र रे की बात करें, उनके सरकार की, हम ज्योति बासु की बात करें, हम बुद्धादेव भट्टाचार्य की बात करें, या हम ममता बनर्जी साहिबा की बात कर लें, मुसलमानों को अपना एक पिट्ठू, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो बना करके, और मैं कहूंगी दलाल बना करके, मिट्ठू बना करके, उन्होंने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को भारत से अलहदा करने की घोषणा कर डाली है। और शहीद दिवस के मंच से, एक तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि वो शहीद दिवस 21 जुलाई को मनाती क्यों है। कांग्रेस वाले मरे थे, लेफ्ट फ्रंट वालों ने मारा था, लेफ्ट फ्रंट वाले मरे थे, कांग्रेस वालों ने मारा था। शहीद बेदी जो है, या तो वो कांग्रेस के क्लब के बाहर होता है या तो वो लेफ्ट फ्रंट के क्लब के बाहर होता है, पर उन शहीदों की शहीद दिवस ममता बनर्जी साहिबा मनाती हैं। और उस शहीद दिवस के मंच पर कोई भी शहीद का परिवार नहीं होता है, और ना ही उनके इमोशन से समाज का आमना सामना होता है, ना ही उनके आंसू और पीड़ा से मुलाकात होती है जो शहीद दिवस में जो जनता जाती है या जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं। उन्होंने ऐलानिया कह दिया कि बंगाल को भारत से, हिंदुस्तान से अच्छे संबंध करने की जरूरत है। मतलब कि दिल में पक रही बिरयानी जुबान पर आ ही गई, अब हम उसको ढकार बोल दें या हम उसको सुगंध बोल दें। और ये इस बात से कोई दो राय नहीं है कि कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी साहिबा के लाडले विधायक हमीदुल रहमान साहब ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था
कि जहां पर मुस्लिम राष्ट्र होता है, जहां पर इस्लामिक शरिया चलता है, वहां पर इस्लामिक शरिया सभा भी होता है, इंसाफ सभा भी होता है, जिस पर ममता बनर्जी साहिबा ने एक भी ट्वीट के माध्यम से ये नहीं बताया कि वो अपने विधायक हमीदुल रहमान का समर्थन नहीं कर रही हैं, बल्कि वो नाराज है उनके इस एंटी नेशनल और असंवैधानिक स्टेटमेंट से। उसके बाद फिर 3 जुलाई को कुरान प्रतियोगिता में ममता बनर्जी साहिबा के लाडले मंत्री फरहाद हकीम साहब खुले आम मंच से कहते हैं कि जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है वो दुर्भाग्य है और जो इस्लाम में पैदा हुआ है वो बहुत सौभाग्य है। उसके बाद फिर वो कन्वर्शन को प्रोवोकेशन देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के दिल में जो ख्याली पुलाव बन रहे हैं उसको वो 70% बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंप्लीमेंट कर चुकी हैं और बंगाल को मुगलिस्तान तो उन्होंने बना ही दिया है। जो थोड़ी बहुत चूक रह गई है उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि बांग्लादेशियों को वो आराम से स्वागत कर रही हैं, दावतनामा दे रही हैं। ठीक है, आपने ममता के बयान के मायने समझाए। सवाल केवल एक बयान का नहीं है, वो बांग्लादेश के मामले में बोल रही हैं, वो भी इस तरह कि पश्चिम बंगाल एक देश हो और वो वहाँ की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। इसी शहीदी दिवस की रैली में ममता ने कहा कि वो बांग्लादेश में संकट में फंसे लोगों को शरण देंगी। एक तो ये ऐसा मामला है जो भारत के मित्र पड़ोसी देश से जुड़ा है, मित्र पड़ोसी देश से। चूँकि बांग्लादेश से जुड़े किसी मुद्दे पर बयानबाजी से दोनों देशों के रिश्ते पर असर पड़ सकता है, इसलिए पड़ोसी देश से जुड़े मामले पर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय ही टिप्पणी कर सकता है। ममता ने टिप्पणी की तो बांग्लादेश ने रिएक्ट किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि ढाका ने ममता बनर्जी के बयान पर भारत सरकार को एक नोट भेजा है। क्या ममता बनर्जी भारत के लिए शर्मिंदगी भरे हालात पैदा कर रही हैं? आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी साहिबा उन्होंने कोई पहली बार इस देश के लिए शर्मिंदगी के हालात पैदा नहीं किए हैं। गाहे बगाहे अगर बहुत सारे चीजों को, अगर उनके बहुत सारे स्टेटमेंट और शब्दावली को उठा करके देखा जाए तो उन्होंने भारत देश और यहाँ की सिविलाइजेशन, यहाँ हमारे भारत देश की सभ्यता संस्कृति के को शर्मनाक तरीके से प्रेजेंट किया है। जब उन्होंने ये कहा था भाटपाड़ा बैरकपुर में कि राम का नाम लेने से जेल भेजेंगे, जब उन्होंने ये कहा था कि जो बीजेपी को वोट करेगा उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, जब उन्होंने दुर्गापुर के मंच से ये कहा कि बीजेपी के खिलाफ में जिहाद होगा, जब उन्होंने ईद की नमाज के वक्त में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार मुसलमानों के साथ बुरा कर रही है और उनको 4 शादियां करने से रोक रही है, तो क्या मुसलमान कंट्री इस बातों को सुन नहीं रहे हैं? क्या अरब जैसा देश क्या इन बातों पर तवज्जो नहीं डाल रहा है? आज पूरा अरब रिफॉर्म हो रहा है। आज अरब की बेटियां 3 तलाक इंस्टाग्राम पर दे रही हैं और फतवा जारी नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ढाका ने भी बहुत रिस्पेक्टफुली सिर्फ एक नोट भेजा है। मैं तो चाहती थी कि एक नोटिस भेजे नोट की जगह और कहे भारत के प्रधानमंत्री को कि अपने देश की मुख्यमंत्री के जुबान पर लगाम लगाइए। यूएन में जिस तरह से 1951 को अगर हम देखते हैं उठा करके रिफ्यूजी प्रोटोकॉल को, 1967 के प्रोटोकॉल को देखते हैं, 1968 के प्रोटोकॉल को देखते हैं, हम तो पार्टी नहीं है, हम तो पार्टी नहीं है, हम इस बारे में बात क्यों करेंगे? एक राज्य की मुख्यमंत्री है वो अपने आप को वो डॉक्टर एस जयशंकर क्यों समझने लगी हैं? वो अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों समझने लगी हैं? और इस पर भी केंद्र की सरकार खामोश कैसे रह गई? ढाका के मंत्रालय की तरफ से एक नोट आने के बाद और एक स्टेटमेंट आने के बाद मुझे लगता है कि इस देश के फॉरेन मिनिस्टर को ममता बनर्जी को बुला करके उनके साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए थी और उनसे पूछना चाहिए था कि आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में डाला क्यों कि आप भरी सभा से, आप एक अपने गवर्नमेंट के मंच से, आप अपने सारे नेता मंत्रियों के साथ, आप इतने सारे हजारों कैमरा के सामने, आप इतनी सारी जनता के सामने आप कैसे एक विदेश के बारे में, एक मुस्लिम कंट्री के बारे में ये टिप्पणी कर सकती हैं? आप बियॉन्ड द संविधान और बियॉन्ड द यूएन प्रोटोकॉल आप कैसे जा सकती हैं? मुझे लगता है कि यहां पर केंद्र की सरकार से भी चूक हो रही है और उनको कड़े स्टेप लेने की जरूरत है ममता बनर्जी के खिलाफ।
ठीक है। शहीदी दिवस रैली में ममता बनर्जी ने एक और बात कही जो भारत के संविधान और सामाजिक ताने बाने के लिए खतरनाक है। मैं ममता बनर्जी को ही कोट करता हूं। उन्होंने कहा, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाब होते हैं। हम डरपोक नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं। क्या है इस बयान का मतलब? पहले तो ये बताइए कि काफिर क्या है? क्या है काफिर का मतलब और किसके लिए उन्होंने डरपोक कहा है? काफिर का मतलब आप हैं क्योंकि आप हिंदू हैं, मेरे लिए क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मेरी दीनी और इस्लामी किताब में, मेरे शरिया में, मेरे अल कुरान में हिंदू का मतलब काफिर होता है। और इस देश के सभी हिंदुओं को, रहने वाले अरब में 3 मिलियन से ज्यादा हिंदुओं को, रहने वाले पाकिस्तान में 1% हिंदुओं को, और इस देश दुनिया के हर जगह के हिंदुओं को उन्होंने टैगलाइन दिया काफिर का। और उन्होंने सेंट्रल की सरकार को टारगेट करते करते उन्होंने इस पूरी दुनिया में रह रहे बस रहे हिंदुओं को एक अभद्र शब्दावली के साथ स्वागत भी कर दिया। इस पर भी शर्मनाक जो लिबरल हिंदू हैं, जो कांग्रेसी दिमाग रखते हैं, जो कांग्रेस के चाटुकारता हिंदू हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मुझे बहुत फर्क पड़ा है और मैंने इस पर गवर्नर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन भी सबमिट किया है कि उनको या तो माफी मांगनी पड़ेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी साहिबा को, और या तो फिर मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। जी, ममता बनर्जी के बाद अब उन्हीं की पार्टी के एक और नेता की बात करते हैं। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का एक भाषण वायरल हुआ है। वो कहते हैं, फिर हम उन्हें कोट करते हैं, हम खुद मुसलमान हैं, मुस्लिम घर में जन्मे पले बढ़े, हमारे नमाज के तौर तरीके ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो दुर्भाग्य के साथ पैदा हुए वो इस्लाम के साथ पैदा नहीं हुए थे। क्या दूसरे धर्म में जन्म लेना दुर्भाग्य है? क्या हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई होना दुर्भाग्य है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फरहाद हकीम साहब को सबसे पहले कलमा शरीफ जो है ममता बनर्जी को प्रॉपरली करवा देना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जितने भी हिंदू हैं उन सबको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा ही देना चाहिए। अशहदु अल्ला इलाहा भी पढ़ा ही देना चाहिए, चारों कुल भी पढ़ा ही देना चाहिए। कहते हैं ना कि अच्छा काम घर से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये अच्छा काम फरहाद हकीम के अब्बू जान ने कर दिया था। क्योंकि फरहाद हकीम की माँ जो है वो सनातन धर्म से थी, लेकिन शादी करके वो मुसलमान हुई थी। उसके बाद फरहाद हकीम साहब जो इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर आते हैं, जो इस्लाम के प्रचार करते हुए नजर आते हैं, जो हिंदुओं को दुर्भाग्य बोलते हैं, जो कन्वर्शन को प्रोवोकेशन देते हैं, उनकी खुद की बेटियां जो है उनकी सुबह और रात जो है वो पब क्लब डिस्को में होती है, 2-2 लाख के शैंपेन के बोतल्स खोलती हैं, रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं कि ना पहनने के बराबर हो, और ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम के रील्स बनाती हैं कि बेचारी सनी लियोनी और नूरा फतेही भी फेल हो जाए, वो भी शर्म से पर्दे में छुप जाए कि फरहाद हकीम की बेटियां इतने रिवीलिंग कैसे रील्स बना लेती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शरिया कानून, ये इस्लाम, ये अल कुरान, ये आयतें, ये वर्सेस, ये सूम सलावात, ये तहजीब व तमद्दन क्या सिर्फ मुसलमान गरीब बेटियों के लिए है? ये सारी चीजें, ये अल्लाह के हुक्म और अहकाम क्या फरहाद हकीम की बेटी के लिए नहीं है? होने तो चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरुआत करनी है तो ममता बनर्जी को ला इलाहा पढ़ा दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नाजिया, बात फिरहाद हकीम की चली है तो उनके एक और बयान को कोट करते हैं। उन्होंने कहा, काफिर बदकिस्मत हैं, उन्हें दावत के जरिए इस्लाम में लाओ। क्या फिरहाद हकीम धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उकसा रहे हैं? आप इस सवाल का जवाब दें। उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि इस्लाम में दावत का मतलब धर्म परिवर्तन की अपील करना होता है। जी नाजिया जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, इस्लाम में अल तकैया होता है, पहले दूसरे धर्मों से मुलाकात करो, उनको कन्विंस करो, फिर दाई होता है अरबिक में, और उसका अर्थ निकलता है दावत इस्लाम। दावत इस्लाम में फिर उसको बताया जाता है कि हमारे इस्लाम में कितनी खूबसूरती है, और जब सामने वाला नहीं मानता है तब जिहाद होता है, गला रेता जाता है, जैसे कन्हैया का रेता गया।
या और भी लोगों का गुस्ताखे रसूल की सजा सर्तन से जुदा होता है। और उसके बाद जब उसके परिवार वाले भी नहीं मानते हैं सनातन धर्म के या यहूदी के, तो फिर जजिया होता है, जो औरंगजेब के जमाने में, बाबर के जमाने में, अकबर के जमाने में आया कि तुम अपनी बुत परस्ती करोगे या अपने धार्मिक चीजों को करोगे तो मुझे एक टैक्स देना पड़ेगा, जजिया एंड मॉडर्न जजिया। तो ये सारी चीजें होती हैं। और फरहाद हकीम आज से नहीं, फरहाद हकीम के घर परिवार से, बाप दादा से ये स्ट्रैटेजी चल रही है। और तभी उसने पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर के एंकर जो पश्चिम बंगाल आए थे 2021 में, उसके इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए उसको खुलेआम कहा था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजित डोवल जी को एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन फरहाद हकीम का करना चाहिए कि कहीं उसके संपर्क पाकिस्तान या सीरिया से तो नहीं है, और वो कहीं पाकिस्तान या सीरिया का कोई खुफिया एजेंट तो नहीं है। जी, ये तो हुई बात ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस की। अब कुछ बात आपकी पार्टी की भी करते हैं। पीएम मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आपके बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास छोड़ो, सिर्फ हिंदुओं को जोड़ो। बाद में भले ही उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन दिल की बात जुबां पर आ ही गई। आप शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, उन्होंने कहा था जो हमारे साथ हम उनके साथ। जरूरी नहीं है कि जो शुभेंदु अधिकारी सोचे वो नाजिया इलाही खान भी सोचे और वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सोचे। हाँ, ये बात जरूर है कि सारी सुख सुविधाएं और योजनाओं में पार्टिसिपेशन मुसलमान सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर लेते हैं। 2 बच्चे वाले टैक्स देते हैं और 12 बच्चे वाले सब्सिडी आराम से लेते हैं। लेकिन सबका साथ होता रहेगा, होता आया है। सबका विकास होता रहेगा, होता आया है। सबका प्रयास नहीं हुआ है, ये सबको पता है। और सब पर विश्वास आंख बंद करके नहीं होना चाहिए, ये भी पता, ये भी हमारे भारत के सरकार को समझना चाहिए। एक क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। जिस तरीके से पाकिस्तान कभी भी भारत के लिए भला नहीं सोच सकता है, करना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि उनके हाथ में खुद ही भीख का कटोरा है। वो गधे बेच करके गोलियां खरीदते हैं, बम और बारूद खरीदते हैं। लेकिन उसी तरीके से सेम एग्जैक्टली भारत के मुसलमान, 20 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कभी भी भला नहीं सोच पाएंगे। ये समझना ही पड़ेगा। अब आती है बात कि क्यों आप ऐसा बोल रही हैं, क्या मुसलमान कभी भी मोदी जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान मोदी जी को उस दिन माला पहनाएंगे, उनको खजूर खिलाएंगे, उस दिन एक्सेप्ट करेंगे जिस दिन मोदी जी बोलेंगे नासिर खान तुम बलात्कार करो, आराम से करो क्रिश्चियन लड़की का। जिस दिन मोदी जी बोलेंगे आफ्ताब तुम श्रद्धा की बोटियां करो, फ्रिज में रखो, मैं जी का फ्रिज खरीद के देता हूं। जिस दिन मोदी जी कहेंगे अरे बुरहान वानी, हाँ 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 उसको तो शहादत ही मिलनी चाहिए। जिस दिन मोदी जी कहेंगे अच्छा अफजल गुरु, अरे उसको तो बिल्कुल फांसी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मोदी जी कहेंगे हाँ हाँ होना ही चाहिए गुस्ताखे रसूल की सजा सर्तन से जुदा, अरे तुमने लड़कियों को गाली दे दिया सोशल मीडिया पर, बहुत अच्छा काम किया है। तो ये स्ट्रैटेजी जिस दिन मोदी जी एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन मुसलमान मोदी जी के हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या बोल दिया? एक विधान एक संविधान। मोदी जी ने क्या बोल दिया? एक हाथ में कुरान लो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। मोदी जी ने क्या बोल दिया कि अल कुरान में 306 बार इंसानियत की बात है। अब जहां अल कुरान की सच्चाई मोदी जी के मुंह से निकल गई तो सारे मुल्ला और मौलवी ने सोचा कि ये तो मेरा काम कर रहा है, तो मेरा तो लोटा कंबल और जो बाजार मैंने खोल कर रखा है सब बंद हो जाएगा भैया, तो इसलिए मोदी जी का विरोध करो। ये तो है शुभेंदु दा की बात। अब आपको एक और आपके नेता से मिलाते हैं, सुकांत मजूमदार, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सुकांत मजूमदार ने बंगाल के उत्तरी हिस्सों को नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में शामिल करने की मांग की है। इस मांग को लेकर वो पीएम मोदी से भी मिला है। टीएमसी ने सुकांत मजूमदार के बयान पर बीजेपी को बंगाल विरोधी कहा है। जोड़ने की बात करने वाली बीजेपी तोड़ने की बात क्यों कर रही है? देखिए, मैंने पूरा स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार पीओके को जोड़ने की बात करके अखंड भारत का सपना पूरा करना चाहती है, उसी तरीके से नॉर्थ बंगाल के कुछ हिस्से अगर जुड़ते हैं
तो आपत्ति कहां है? मुझे ऐसा लगता है ना कि विपक्षी दलों के दिमाग में एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि भैया हम कुछ भी करेंगे, मोदी जी को टारगेट तो नहीं कर पाते हैं। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और विपक्षी दल ही फेल हो जाते हैं। हम सीएए की बात करते हैं तो ये प्रचार क्या करते हैं, देखो मुसलमानों को परेशान करने की बात हो रही है। जब सीएए के द्वारा नागरिकता दी जाती है तब बेचारे मुसलमान समझते हैं और हमें तो मिसगाइड कर रहा था। जब एनआरसी की बात होती है तो ये क्या प्रचार करते हैं, अब सारे मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। भैया मेरे बाप दादा यहाँ रहे, यहाँ बसे, तो क्यों निकाला जाएगा? अब जब एनआरसी हो जाएगा तब इनको समझ में आएगा मुसलमानों को, अच्छा विपक्षी झूठ बोल रहा था, बाबर पे के खबर पर फूल चढ़ाने वाला तो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा था। तो उसी तरीके से जब हम पीओके जोड़ने की बात करते हैं तो विपक्षियों को बुरा लग जाता है और अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को मिर्ची लग जाती है और वो कहते हैं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। तो जब नॉर्थ बंगाल में के कुछ हिस्से को जोड़ने की बात कही जा रही है तो ये लोग तोड़ने का बात निकालते हैं। देखिए ऐसा है ना, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन्होंने हमेशा तोड़ा ही तो है, इसीलिए तोड़ना तोड़ना दिमाग में चलता रहता है। अब देखिए मुझे याद आ गया समाजवादी पार्टी से, समाज का प्रचार करने वाले अखिलेश यादव लाल टोपी लगा करके लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, लेकिन जब अंबानी की शादी में जाते हैं तो वो लाल टोपी समाजवाद वो हट जाता है, तुरंत हट जाता है। तो इनके जितने भी हिजाब है वो खुल रहे हैं और पिछले 10.5 साल से ये अपनी चेष्टा में लगे हुए हैं कि कुछ तो मिले कि मोदी को टारगेट करो, पर टारगेट में उठते बड़े जोर से हैं और फिर धम से 2 फीट नीचे जाकर के बैठ जाते हैं कि भैया ये भी तो हम गलत स्टेप उठा लिए। और अब एक आखिरी सवाल, बीते कुछ दिनों से बंगाल से कई ऐसी तस्वीरें आई जिससे लगता है कि मानो बंगाल में शरिया अदालतें चल रही हों। आप बंगाल से हैं, बंगाल बीजेपी में सक्रिय हैं, क्या हैं वहां के हालात? वेलकम टू द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट बंगाल। क्योंकि मैं बंगाल से आई हूं तो मैं आपको भी स्वागत करना चाहती हूं कि हमारे वेस्ट बंगाल में आइए, आपको दिखाई देगा कि मिनी पाकिस्तान कैसा होता है। आपको मैं दिखाऊंगी हर जगह ले जाकर के कि सीरिया में कैसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल अपनी आंखों से। आप देखेंगे कि कैसे ईरान में, जैसे हम सुनते थे, अब तो ईरान धीरे धीरे रिफॉर्म हो रहा है कि लड़कियों को हिजाब ना पहनने पर कैसे अत्याचारित किया जाता है, तो बस वैसा ही चल रहा है पश्चिम बंगाल। लेकिन दोबारा फिर से वही चीजें हो रही हैं जो एक जमाने से जिसका विरोध हम जैसी शिक्षित लड़कियों ने, वोकल लड़कियों ने किया है कि ये शरिया कानून सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे चल रहा है। ये सेम शरिया कानून बलात्कारी, मुसलमान बलात्कारियों पे या मुसलमान पुरुष जो घिनौना अपराध कर रहे हैं उन पर नहीं चल रहा है। बीते कुछ दिनों से बंगाल से जो हलचलें हो रही हैं, बंगाल में जो हलचलें हो रही हैं, बंगाल की सरकार जिस तरह के बयान दे रही है, बंगाल की सरकार का चेहरा, ममता बनर्जी जो कुछ कह रही हैं वो बेहद गंभीर है। विदेश मंत्रालय परेशान है। ममता बनर्जी कई बार सीमाओं को लांघ रही हैं, अपनी हदों को लांघ रही हैं और इससे भारत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो गंभीर है ही, उससे परे जाकर, उससे आगे जाकर वो और जो कुछ कह रही हैं, कर रही हैं, उसके नतीजे भी अच्छे नहीं होंगे। ये अच्छे संकेत नहीं हैं। केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से समझना पड़ेगा। नाजिया जी, आपने बेबाक, बेखौफ होकर जिस तरह बंगाल के हालात से रूबरू कराया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।